नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। भाई, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, जल्दी से एक बार बेटा क्लास को लाइक व शेयर करेंगे। और यूट्यूब पर क्लास लाइक शेयर होती है तो नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? चलो कोई नहीं, सब लोग जुड़ जाइएगा एक बार। हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते। विकास कुमार, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे आप भी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे बेटा। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है मेरे बेटा बाल गोविंद भगत। ठीक है, क्या है बच्चों? तो प्यारे बच्चे, आप नाम जानते हैं, पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। ठीक है भाई, चलिएगा। तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एक बार। हाँ, गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, अब तो गुड नून हो गई है। प्रयागराज की धरती से राम राम, राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार, सभी को बहुत बहुत सारा नमस्कार। तो आइए प्यारे दोस्त क्लास की तरफ। नमस्ते भी नमस्ते, चिंटू, शिवम, किशन, प्रदीप, कन्नौजिया, चंदन, आकाश, मनीष, राजन, वाल्मीकि, अभिषेक, अंकित तिवारी, अर्पित, विक्रम, उत्तम, संतोष, ओमपाल। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है आज का बाल गोविंद भगत। ठीक है, ये हमारी एक कहानी है जो एक भगत के ऊपर लिखी है, और इसको लिखने वाले कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आपके सामने है। ठीक है, तो उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बेटा, इनके लेखक का नाम क्या है बच्चे? लेखक का नाम है प्यारे बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, क्या है बेटा? राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है ना? तो आइए बच्चों, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बेटा, आपको याद होना चाहिए, लेखक का नाम पूछ लिया जाए, इस कहानी के लेखक कौन है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, जिनका नाम है बेटा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है ना? तो मेरे बच्चों, ये बेनीपुरी जो नाम पड़ा है, ये किसके नाम पर पड़ा था, ये आपको पता होगा। सर कितनी कहानी और चलेंगी बेटा? 3-4 कहानी और हैं बस। ठीक है, फिर उसके बाद व्याकरण पढ़ेंगे। इनका जन्म बच्चों कहां हुआ था? बिहार का एक जिला है, बिहार का बेटा एक जिला है बेनीपुरी। सॉरी, बिहार का जिला है मुजफ्फरपुर। कौन सा प्यारे बच्चे? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर इनके बिहार का एक जिला है, जिसमें बेटा एक गांव था बेनीपुरी, जिसके नाम पर इनका नाम पड़ा था, बेनीपुरी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, तो आप बताएंगे कि बिहार जिला मुजफ्फरपुर के गांव बेनीपुरी में हुआ था, है ना? इसी के नाम पर इनका नाम के पीछे बेनीपुरी लगा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, फिर आपसे इनका जन्म पूछा जाएगा, जन्म कब हुआ था? तो बेटा, जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1899 को। कहां हुआ था बेटा? बेनीपुरी में हुआ था। ठीक है ना? तो याद रहेगी ये चीज आपको, ये नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। फिर मेरे प्यारे बच्चों, एक बात पूछी जाती है कि इनको किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। इनको मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भाई याद रखना, कलम का जादूगर, कलम का जादूगर कहा जाता है ना? याद रखना, क्वेश्चन आता है, बताइए किस लेखक को कलम का जादूगर कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, वेरी गुड। फिर एक क्वेश्चन आता है, इनका निधन कब हुआ था, तो मेरे बच्चे, इनका निधन हुआ था, निधन मतलब मृत्यु कब हुई थी, वो भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। मेरे भाई, मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु के लिए याद रखेंगे बेटा 1968 को हुई थी, है ना? और पूरी तारीख आपसे पूछी जाए तो मेरे भाई याद रखेंगे आप लोग 7 सितंबर 1968। ठीक है ना बेटा?
7 सितंबर 1968 को इनका देहांत हो गया था। और बेटा कहां हुआ था देहांत इनका? देहांत भी प्यारे बच्चे मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। ठीक है ना? तो तुम्हें एक बात याद रखनी है मेरे बच्चे, बचपन में ही इनके माता पिता इनको छोड़कर चले गए थे, मतलब इनके माता पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, माता का नाम तो कहीं मिलता भी नहीं है ना, बहुत कम नाम मिलता है। ठीक है, चलेगा। तो बेटा इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए, वो भगवान को प्यारे हो गए थे, जिसमें इनके पिता का नाम था फूलवंत। पिता का नाम याद रख लेंगे आप लोग। पिता का नाम हालांकि कभी पूछा नहीं जाता आप लोगों से, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। पिता का नाम था श्री फूलवंत सिंह। ठीक है ना, पिता का नाम याद रख लेंगे, श्री फूलवंत। ठीक है बेटा, श्री फूलवंत सिंह इनके पिता का नाम था। माता का नाम बेटा कहीं नहीं मिलता, एक इनके बच्चे का नाम मिला है मात्र। ठीक है, वो है डॉक्टर प्रभा बेनीपुरी। ठीक है ना? हाँ, क्लियर। इनके बच्चे का नाम आपसे कभी पूछ लिया जाए तो वो भी आप याद रखना, जो मिलता है हमारे साहित्य में इनको देखने को मिला है डॉक्टर, इनके बच्चे का नाम है, एक बच्चे का नाम मिला है मात्र, डॉक्टर प्रभा बेनीपुरी। ठीक है, ये इनके एक बच्चे का नाम मिलता है। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग। हाँ, अच्छे से ध्यान रखना। क्या था मेरे दोस्त, माँ का जब देहांत हो जाता है तो इनके जन्म का जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो गया था। पिता एक छोटे से किसान थे, पिता भी बीमार रहते थे, उनका भी देहांत हो जाता है। तो इनकी मौसी थी, इनका जो पालन हुआ था वो ननिहाल में हुआ था बेटा आपने, है ना, याद रखना। इस तरह से स्टोरी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, वेरी गुड। तो आगे चलें। हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाता है आपसे, तो पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर कि बताइएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जो हमारे लेखक हैं, हिंदी में जो साहित्यकार हैं, वो किस पार्टी से संबंध रखते थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आप याद रख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बच्चों हमको ध्यान होना चाहिए। लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस से था। तो बच्चों जब तुम्हें पता है, तो इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय कांग्रेस में इस सम्मिलित हिस्सा ले रहे थे मेरे भाई। तो क्या था मेरे बच्चों, 1930 में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बेटा शुरुआत होने की स्टार्टिंग हुई थी, तो 1930 से 1942 तक ये जेल में रहे थे। इनका जेल में जीवन गुजारा था, ये स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका हिस्सा रहा था। ठीक है ना, याद रखना। क्लियर है बेटा? वाइफ का नाम नहीं मिलता, बच्चे का नाम मिला है सिर्फ एक, है ना। वाइफ का नाम आपको मिले तो लिख लेना, वरना आपसे पूछा नहीं जाएगा वाइफ का नाम। हमेशा इनकी जब जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में वो बातें पूछी जाती है, वाइफ को और बेटा माता पिता को इतना ऐड नहीं किया जाता। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे आप लोग, इस तरह से अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, चलिए तो आगे चलते हैं। ये लेखक का नाम रखेंगे आप लोग, लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक की मृत्यु कब हुई थी, निधन कब हुआ था, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इनको बेटा कलम का जादूगर कहा जाता है, ये सारी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये बात आप समझ जाइएगा, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इनकी मुख्य रचनाएं हैं, लिख लेंगे मुख्य रचनाएं। ठीक है, मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी आपको याद रखनी है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, जैसे बच्चों एक है पतितों का देश, नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 पतितों का देश। कौन सी है बेटा? पतितों का देश। क्लियर? हाँ, तो प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाएगा एक कहानी है या उपन्यास है, तो बेटा एक कहानी नहीं, उपन्यास है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है ना। किशोर कह रहा है, किशोर नहीं, खुशी कह रही है सर एक बेटा देते हुए है कि नहीं सर, का क्या लिख रहे हो बेटा? 1902 में अमन कुमार आपने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, 1899 में हुआ था। ठीक है,
कहीं आपने गलत साइड खोल करके पढ़ लिया। अनु लड़का था या लड़की? बेटा वो लड़की तो होगी, डॉक्टर प्रभा नाम है तो प्रभा लड़के का नाम थोड़ी होता है। ठीक है, आइएगा नंबर 2 लिखेंगे बेटा चिता के फूल। ये किनकी कहानी थी? चिता के फूल। चिता के फूल ये प्यारे बच्चों इनकी कहानी थी, है ना। चिता के फूल क्या थी बच्चों? इनकी कहानी थी। एक थी बेटा अम्बपाली, इनका नाटक पूछा जाता है, नाटक, ठीक है ना, नाटक अम्बपाली। तो ये भी याद रखना, अम्बपाली क्या था मेरे बच्चों? ये प्यारे बच्चों इनका नाटक था, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नंबर 4 याद रखेंगे सर अपनी एस्पर्ड, हाँ चलो अगली लिखेंगे बेटा माटी की मूर्तें। माटी, माटी की मूर्तें, ठीक है ना, माटी की मूर्तें। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है? माटी की मूर्तें। और बेटा पैरों में पंख बांधकर। और लिखेंगे नंबर 5 पैरों में, पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर। क्लियर है? जय हिंद बहन। हाँ सरोज बेटा अच्छे से पढ़ेंगे तभी अच्छे से मजा आएगा। और बेटा एक थी इनकी जंजीरें और दीवारें, ठीक है ना। एक उनकी और थी बेटा रचना जंजीरें और दीवारें। नंबर 6 वो कौन सी थी? जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें, ठीक है ना। तो ये 6 आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो बेटा याद रखना, क्लियर है? हाँ। और प्यारे दोस्त ये आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ और आपसे पूछ लिया ये जेल कौन से सन में गए थे, कौन से सन से कौन से सन तक जेल में रहे थे, तो याद रखना 1930 से 1942 तक, है ना मेरे बच्चों। जेल के समय ये जेल में रहे थे यहाँ पर, लेकिन 8 वर्ष लगभग जेल में रहे ही रहे थे। 8 वर्ष तो इन्होंने पूरी तरह जेल में ही गुजारे थे, ठीक है ना। स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे, अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। हाँ माटी की मूर्ति, ठीक है बेटा, मूर्ति नहीं माटी की मूर्ति मत याद रखना। ये बेटा इनका रेखा चित्र है ना, याद रखना ये भी रेखा चित्र था इनका। क्लियर ना, माटी की मूर्ति। वेरी गुड। चलो ठीक है मेरे बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जिनके द्वारा एक कहानी लिखी गई है। तो अब इस कहानी में क्या बताया गया है? एक व्यक्ति इतना भगवान में लीन होता है कि उसे कुछ भी नहीं पता होता, वो भगवान पे पूरी तरह आश्रित होता है। तो एक जो ये बेटा जिस भगत के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, जो उनका बेटा होता है उसका देहांत हो जाता है, उसकी शादी हुई हुई होती है, तो लेकिन उसकी वाइफ उसको रो रही होती है। तो जब भी वो यही कहते हैं, जब भी वो ये भजन कीर्तन करते रहते हैं कि क्या हो गया यदि मेरा बेटा चला गया मुझे छोड़ करके, उसका देहांत हो गया, वो भगवान ने बुलाया दिया था मुझे, भगवान ने अपने पास ले लिया, है ना, उसका भगवान से मिलन हो गया। तो इसलिए रोइए मत, अब तुम खुश होइएगा कि मेरा बेटा भगवान के पास चला गया। अपनी जो बेटे की वाइफ होती है उनसे ये भगत जी बोलते हैं। तो देखिएगा कितना सारा, है ना बेटा। ये 12 वर्ष होते हैं, ये 12 वर्ष होते हैं। माना कि आप इतने होशियार हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 8 वर्ष पूरी तरह जेल में रहे थे। इसमें तो 2-4 साल वो इधर उधर आ भी गए थे, जैसे आदमी बेल पर आ जाता है, कुछ दिन के लिए घर आ जाता है ना, लेकिन 8 वर्ष पूरी तरह जेल में ही गुजारे थे इन्होंने, है ना। हाँ ठीक है बच्चों, याद रखना। हाँ बेटा ये अंतर में बात को सुनने का आपको थोड़ा सा अलग वो है, मैंने कहने का मतलब है बेटा ये 8 वर्ष तो पूरी तरह जेल के अंदर ही रहे थे, उससे तो बाहर कभी आए ही नहीं। लेकिन 4 वर्ष इन्होंने आने जाने में इधर उधर गुजार दिए थे, लेकिन यहाँ से इस समय ये जेल में गए थे और इस समय तक ये जेल के अंदर ही यहाँ पर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाहर भी गुजरा। याद रखो विक्की कुमार, आप समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना प्रदीप जी। चलिएगा आइए, तो आगे चलते हैं इस कहानी की तरफ, बाल गोविंद भगत की तरफ। तो इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। हाँ चलिएगा, तो बेटा ये क्या कहते हैं समझिएगा। तो बच्चों राम वृक्ष बैनीपुरी जी ने क्या बोला है, इस पाठ को अच्छे से बताया है उस भगत के बारे में। बैनीपुरी जी ने अपनी अपनी पूरी बातों को यहां समझाया है।
समझिएगा। ये कहता है बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोला समझते हैं? मंझोला जो होता है गोलमोल आदमी थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखें। फिर कहता है 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों की जगमग किए रहता था। ठीक है, उनका चेहरा सफेद बालों ही जगमग किए रहता था। ठीक है, याद रखिए। नीरज पाल बेटा पढ़ने में ध्यान दीजिए। ये मैसेज पढ़वाने हैं तो बहुत सारी क्लासें वहां पढ़िए। ठीक है, आप बकवास करने के लिए आते हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं बेफालतू का यार। ठीक है, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी, मात्र सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। ठीक है, कनफटी टोपी, टोपी समझते हैं कबीर पंथियों की, गोल होती थी, गोल टोपी, उसपे मोर का पैंच लगा होता था बेटा उस टोपी पर। ठीक है, याद रखना। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, काली कमली में एक चद्दर सी ओढ़ ली बस हल्की सी। ठीक है ना, बिल्कुल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी। ठीक है बेटा, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी, है ना, चंदन, जो चंदन लगाते थे माथे पर ऐसे करके। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। हाँ, फिर क्या था बच्चों, आइएगा। जो नाक के एक छोर से ही औरता के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बडोल माला बांधे रहते। गले में तुलसी की एक माला बांधे रहते थे बेटा। ठीक है, क्लियर है ना। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, ये लेखक बता रहा है बेटा इनके बारे में। उनके बेटे और पोतू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। ठीक है, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक साफ सुथरा मकान भी था। ठीक है ना, वेरी गुड। फिर क्या कहता है, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब भाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। जो कबीर के आदेश थे उन्हीं पर चलते थे। ठीक है ना बेटा। हाँ हाँ, प्रसेन जीत जी आपका कमेंट मुझे दिख रहा है। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। मतलब इतने मतलब रामनंदी एक शाखा थी जिसके कबीरदास जी जिसको मानते थे कि सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। गोलू प्रजापति वो है। ठीक है ना। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कौतूहल का मतलब एकदम आश्चर्य होता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। शौच समझते हैं, फ्रेश होने के लिए। पर आप मेरी जीएफ को देखने आए हैं, मन नहीं लग रहा है। माही रॉय क्या कह रहा है यार। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, है ना। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। ठीक है बेटा, समझते हैं ना। तो साहब के घर पर ले जाते थे, अपने यहां कुछ नहीं रखते थे, बिल्कुल जीवन स्पष्ट रखते थे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में उन्हें मिलता। ठीक है ना। तो मेरे बच्चे, जो उनके घर से 4 कोस दूर था, एक कबीरपंथी मठ था वहां पर। कबीरदास जी को साहब बोला जा रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल। उसे घर लाते,
और उसी से गुजारा चलाते। जो उन्हें प्रसाद के रूप में मिल जाता थोड़ा बहुत, उसी को ला करके अपने घर में गुजारा करते थे। ऐसा नहीं था कि जो पैदावार हुआ अपने घर में ही रख लिया सब कुछ, अनाज सारी चीजें, है ना। हाँ, फिर प्यारे दोस्त क्या होता है, देखिएगा ये कबीरदास जी की यहां पर मूर्ति आपको नजर आ रही होगी। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़, आषाढ़ का माह जानते हैं कौन सा होता है? 12 महीने किस किस बच्चे को याद है? 12 महीने किस किस बच्चे को याद है? सभी प्यारे बच्चे बताइए। हिंदी के 12 महीने किस किस बच्चे को याद है? बोलो, पहला माह कौन सा होता है बेटा? अब ये चल रहा है फागुन हमारा, जिसमें होली आती है, फागुन होता है, साल का लास्ट माह होता है, अंतिम माह, ठीक है। चैत्र आएगा बेटा, चैत्र, ठीक है ना। बेटा अभिषेक मैं बता चुका हूं, ग्रामर इनके बाद स्टार्ट होगी, कहानियां खत्म हो जाएं पहले, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब मेरा ये है, फागुन माह होता है हमारा अंतिम, ठीक है। उसके बाद चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ। तो श्रावण होता है बेटा सावन के माह से जो पहला माह होता है वो आषाढ़ का होता है, ठीक है। मुग्ध का मतलब होता है किसी में लीन हो जाना, ठीक है बेटा। हाँ, सजीव होते। आषाढ़ की रिमझिम है, रिमझिम मतलब बारिश जो स्टार्ट होती है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है ना। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं, ठीक है ना। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं, ठीक है। आसमान बादल से घिरा, धूप धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसा ही समय आपके कानों में एक, ठीक है, कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में, ठीक है, रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक धान के पौधे को पक्ति बंद खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेंढ पर खड़ी औरतें के होठ जो होठ होते हैं कांप उठते हैं, ठीक है। कलेवा क्या होता है? कलेवा एक बेटा बर्तन सा होता है ना। कलेवा एक बर्तन होता है, आपने संस्कृति को देखिएगा, जानेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। कलेवा क्या होता है? एक बर्तन की तरह होता है कलेवा, ठीक है, जो मेंढ पर लेकर औरतें बैठी होती हैं, ठीक है ना। हाँ, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते। रोपनी करवाने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत का यह संगीत या जादू, ठीक है। आइएगा, भादों की वह अंधेरी अंधरतियां है ना। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। जो भादो होता है बेटा, है ना, जो भादो होता है मेरे प्यारे बच्चे, बड़ी तेज गर्मी होती है ना। जीना क्या होता है? जीना होता है बेटा सीढ़ी को बोला जाता है जीना, ठीक है। हाँ, याद रखिए, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आना क्या बेटा, चलिए आगे चलते हैं सभी लोग, चलिए भाई। चलिए, हाँ, झंकार बेटा जो कानों से निकलती है। कभी तेज आवाज में संगीत सुना है? तेज आवाज में संगीत सुनना, तो जब तेज आवाज में संगीत सुनोगे तो मेरे प्यारे बच्चे आपके कानों से एक झंकार निकलेगी, आपको झंझनाहट आवाज देगा,
ठीक है ना। झंझनाहट की आवाज आएगी उसे बेटा क्या बोलते हैं, उसे कलेवा, उसे मेरे बच्चे झंकार कहते हैं। ठीक है ना, याद रखो। ठीक है भाई, बिल्कुल, चलिएगा। ठीक है, दादा बेटा सर एक बार मैंने लेगा, लेगा लो, क्या ले लो भैया। चलिए, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर्टर, दादरू बेटा है मेंढक को बोला गया है ना, कभी से भी पूछोगे मेंढक को बोला गया है दादुर। ठीक है ना। हाँ, कलेवा सुबह की बेटा रोटी, जो खाना भी बर्तन होता है, जिस बर्तन में खाना पीना भर के आ बैठा होता है ना, याद रखो दादुर बेटा मेंढक होता है। ठीक है। हाँ, चलिए, बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। ठीक है, उनकी खंजड़ी दिमक दिमक बज रही है। खंजड़ी होता है बजने का एक वाहन होता है। हाँ बेटा, कलेवा जो होता है उस बर्तन को बोलते हैं जिस बर्तन में खाना पीना रखा होता है, वो बर्तन सलिए होती है ना, वही कलेवा होता है। कलेवा एक प्रकार से हम उसको भी बोल सकते हैं जो भोजन जलपान होता है, उसे भी बोल सकते हैं यार। ठीक है। हाँ, चलिए, अंधरतिया बेटा, अंधरतिया आधी रात को बोलेंगे यार गोलू, तुम्हें समझना है। ठीक है, और वे गा रहे हैं गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चिहू उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है। बेटा ये देखो वहां का भजन है, वहां की भाषा का एक अपने आप में से गाया जा रहा है। तुम बिहारी के नजदीक राज्य से हो, तुम्हें यार सारी बर्तन वर्तनों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, मैं तो कभी बिहार राज्य में संस्कृति से इतना जुड़ा नहीं। ठीक है, लेकिन आपको तो जल्दी जुड़, आपको जल्दी समझ में आना चाहिए ना, आना चाहिए, क्योंकि आपने, हाँ ठीक है। हाँ, फिर कहता है किंतु वह समझती है, वह अकेली है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो फिर चमक उठती है, चूक उठती है। तो ये चीज बेटा आपकी जो तरफ की भाषा है आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए यार। ठीक है ना, बिल्कुल। और उसी भरे बादलों वाले भादों की आंधी, बादलों की आंधी, आधी आधी रात को कह रहा है ये, आधी रात में उनका यह गाना, अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली जो चमक उठती है ना, बिजली की तरह किसे ने चौंका देता। ठीक है। हाँ, अवंतिका कह रही है सर जी कलेवा मतलब सुबह की जो पूड़ी होती है। अच्छा, पूड़ी सब्जी को बोले बेटा है। चलो, बहुत अच्छी, वही तो आप समझ सकते हैं यार। अरे अब सारा संसार निस्तबद्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, देखो ये भजन है वहां का, जो गाना है वहां का। ठीक है, बिल्कुल। अभिषेक कुमार, नीरज सर इसका व्याख्या कर दिया करो प्लीज। अच्छा भाई, ओके मेरे दोस्त। सुजीत, गुरुजी आप हमेशा गुस्सा है क्या आप हमसे? यार गुस्सा नहीं है बेटे मेरे भाई, इस सिलेबस को पूरा कर लेंगे फिर इस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तभी तो वही हमारा सिलेबस जल्दी पूरा हो पाएगा। हम इस पर टेस्ट लगाएंगे, फिर सारी चीजों को अच्छे से रटेंगे, है ना। हाँ, गोलू कुमार बेटा आप नाम लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। ऐसे तो बेटा मैं नाम ही लेता रहूंगा, कोई पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए। कार्तिक आया नहीं की, कार्तिक की बेटा, कार्तिक जो महा होता है ना, कार्तिक जो महा होता है, महा होता है कार्तिक, आया नहीं। बाल गोविंद भगत की प्रताप प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। फागुन महीना जो अब ये होली वाला चल रहा है ना बेटा। हाँ, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते। तो ये भगत के बारे में बात बताई जा रही है बेटा, याद रखिएगा। और गांव के बाहर ही पोखरे, पोखर समझते जो तालाब तालाब होते हैं बेटा। नैना कुमारी मेरे प्यारी बच्ची, मैंने बताया ना कलेबा एक भोजन, एक बर्तन होता है जिसमें भोजन आदमी रख के बैठी होती है महिलाएं, है ना, उसे भोजन बोलते हैं, उसे कलेबा कहते हैं, है ना। और इस चीज को आप मुझसे ज्यादा, आप लोगों की भाषा की तरफ ज्यादा बोला जाता है, आप लोगों को ज्यादा याद होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। पोखरे ऊंचे,
भिड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की, ये लेखक बता रहा है उसके बारे में, है ना, बिल्कुल, दांत किटकिटाने वाली भौर भी उनके संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। ठीक है बेटा, आगे सुनिएगा। ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हां, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था, कोहरा सा छाया रहता है ना, धुंध हो जाती है जो, मुझे याद है, बहुत बढ़िया। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। ठीक है ना। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लग रहा था, मतलब बोले जा रहे थे। ठीक है। अच्छा, सुबह का खाना होता है, कोई बेटा दोपहर का खाना कहता है ना, कोई सुबह का खाना कहता है। मेरे बच्चे उसे सिर्फ खाना बोलते हैं। जो सुबह को महिला, जब पति जब खेत पर चला जाता था, है ना, जब खेत पर चला जाता है तो 10 बजे के लगभग जो उस खाने को लेकर के महिला घर से पति के लिए जाती है, अपने किसान पति के लिए, उसको बोलते हैं ना। ठीक है, चलो। सर शादी में सुबह खिलाते हैं। अच्छा, आपकी तरफ ऐसा करते हैं? चलो भाई, सही बात है, बिल्कुल। कविता कुमारी, उनकी देखो बात सुनेंगे, उनकी उंगलियां खंजड़ियों पर लगातार चल रही थी, है ना, लगातार चल रही थी। इस तरह से गाते गाते इतने मस्त हो रहे थे, हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, लेखक कह रहा है बेटा ये, किंतु तारों की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब चमक ही पड़ते। ठीक है ना। मैं तो एकदम क्या कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जो मेहनत कर रहे थे, पसीना आ रहा था, है ना, वो जब चमक ही पड़ते। जब आप मेहनत करेंगे तो मेहनत करते करते आपका जो पसीना आ जाता है, अब जब कोई चमक आपके चेहरे पर पड़ेगी तो पसीना ऐसे चमकेगा, ऐसे बूंद जैसे सितारे चमक रहे हो। ठीक है ना। हाँ, चलिए। गर्मियों में उनकी संझा कितनी असम उभरी, शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अपने घर के आंगन में, से आंगन होता है चौक, उसमें क्या जमा बैठते बेटा? आसन जमा बैठती। ठीक है बच्चों। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। जब कोई व्यक्ति गाता है तो क्या होता है मेरे बच्चों? बहुत सारे लोग आकर पास बैठ जाते हैं, है ना। ठीक है बच्चों। हाँ भाई, ध्यान सिंह कह रहा है भैया कि गुरुजी पूजा के समय हमारे हाथ में जो बांधा जाता है वो भी कलेवा होता है। बेटा वो कलावा होता है, एक ही मात्रा नहीं होती इस पे। ठीक है ना, बिल्कुल। खंजड़िया और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते हैं, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती है। एक बार तो क्या भगत ने दोहरा दिया, बोल दिया, दूसरी बार पीछे से उनकी जो मंडली थी वो गाती इसको। ठीक है ना। हाँ, फिर क्या होता है मेरे बच्चे? तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है ना। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। ठीक है बेटा, धीरे धीरे मन तन, है ना। हाँ, ठीक है ना, तन मन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। अरे वाह! और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठते। सबके मन में ये इच्छा जाग जाती कि सब नाचने के माहौल में आ जाते थे। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है ना। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना एक चरम
साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। देखो बेटा, ये बात मैं बोला था, यहां पर आइएगा। बेटा मरा, इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, मतलब बोदा कहते कमजोर को, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। बड़ी साध से मतलब बड़ी चेष्टा से, बड़ी अच्छी मन में खुशी से। पोतू बड़ी ही सुभग, सुभग कहते हैं मेरे बच्चे अच्छी तरह से काम धाम करने वाली, बहुत होशियार, बहुत सुशील, सुंदर, ठीक है ना, सुशील मिली थी। घर में घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत। उनका बेटा बीमार है, इसकी बेटा खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत थी, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रखती है। ठीक है, हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कोतूहलवश मतलब एक जो चाह होती है, चाहवश उनका घर गया, देखकर दंग रह गया, है ना। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, ऐसे डाल दिए। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने, तुलसी दल समझते, तुलसी जो होती है बेटा, ठीक है ना, तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रखा था, जो अगरबत्ती धूपबत्ती टाइप लगा देते हैं। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। वही पुराना स्वर नहीं, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता समझते, एकदम मन से लगा करके कोई कार्य करना। घर में पोतू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी मतलब दुख में जो विरह कर रही है, रो रही है, वो अपने प्रेमी से मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है ना। तो ये कहते थे कि जब एक प्रेमिका एक विरह में हो, एक दुख में हो, और उसका प्रेमी उसे मिल जाए, तो इससे बड़ा अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है ना, ठीक है बच्चे। हाँ, तो मेरे बच्चे ये बात आपको याद रखनी है। कभी कभी क्या होता, सुनिएगा, सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया। ठीक है मेरे बच्चे, वह विश्वास जो हमेशा, ठीक है, क्या होता आया बेटा, मृत्यु के लिए जो उनकी बात बोल रहे हैं, इनके पिताजी जो बोल रहे थे, भगत गुरु जी, है ना, ये बोले थे, वह चरम विश्वास था जो हमेशा से ही मृत्यु पर क्या होता है, विजयी होता आया है। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों, जो इस दुनिया में आया है वो गया है, उसका जाने का रास्ता भी ऐसे ही है। ठीक है ना। हाँ, बेटे के क्रियाक्रम जो उसको दाग लगाया जाता है, एक प्रक्रिया होती है हमारे यहां, ठीक है ना। तूल नहीं किया, पोतू से ही आग दिलाई। ठीक है, पोतू ही से ही आग दिलाई, उसकी वाइफ ने उसको दाग लगाया। ठीक है ना। हाँ, उसकी किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध जानते, जो बेटा एक कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मरने के बाद जो तिथि को उसका देहांत होता है, उस तिथि को अच्छे उसी के जो पसंद करने वाले भोजन होते हैं उनको बनाया जाता है ना, बिल्कुल। हाँ, पोतू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, ठीक है, कि तुम इसे ले जाओ, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पोतू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में
तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा पिताजी? ठीक है ना? बनाएगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पढ़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। मैं पढ़ती हूं, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, मुझे अपने पैरों से अलग मत कीजिएगा, मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती हूं। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, अटल थे भगत। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ चल दूंगा। मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं तो तू चली जा अपने भाई के साथ। ठीक है ना? यह है उनकी आखिरी दलील। और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती, बेचारी की क्या चलती, है ना? हाँ बेटा, तुलसी माता भी कहा जाता है। ठीक है ना? बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते। ठीक है ना? स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोश पर गंगा थी। ठीक है ना? ठीक है मेरे बच्चे? लगभग बेटा मैं कहूं तो कोश जो होता है ना, जो हम दौड़ते हैं 1600 मीटर, उसका दोगुना होता है लगभग कोश, है ना? 3200 मीटर की समथिंग। ठीक है ना? साधु को सबल लेने की क्या हक है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था बेटा। देखो, समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल। किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे की तो तबीयत कुछ सुस्त थी, मतलब कुछ तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए मेरे बच्चे, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जो उन्होंने नेम बनाया हुआ था, जो अपने नियम बनाए हुए थे, उन्हें तो छोड़ने वाले वो नहीं थे। ठीक है ना? बिल्कुल। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे, मतलब कमजोर होने लगे, बीमार रहने लगे। ठीक है ना मेरे बच्चे? हाँ। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भौर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद नहीं रहे, सिर्फ उनका खंजर, सिर्फ उनका खंजर पड़ा था। है ना? तो मेरे बच्चों, याद रही? आपको बात समझ में आई? तो यही है इस कहानी का एंड। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बाल गोविंद भगत की जो भी साधना थी, जो भी पूजा थी, वो भगवान में बहुत विश्वास करते थे। वो समझते थे सब कुछ बेकार है, जीवन को अपने आराम से गाकर बिजाकर गुजारिएगा। अपनी पोतहू जो बहू थी बेटे की, उसको भी भेज दिया कि तू भी अपने घर चली जा उसके भाई के साथ, और बोल दिया कि इसकी दूसरी शादी कर लेना। लेकिन पोतहू कहती है कि नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे चरणों में ही रहूंगी। तो उससे भी कहते हैं यदि तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, वरना तू चली जा। है ना? तो वो भी चली जाती है। और एक दिन क्या होता है, उनका भी अपनी जो दिनचर्या थी, वो अपनी दिनचर्या पर चलते रहे, और एक दिन सब कुछ छोड़कर संसार से चले गए। ठीक है बेटा? तो यही था इस कहानी में थोड़ा सा इस कहानी का सार, बाकी कुछ नहीं है, नई चीज ऐसा, है ना? मंजीत रावत, अब बताओ बेटा, आप सबकी कमेंट देखता हूं, अब बोलिए आप लोग। हाँ बेटा, मंजीत, अभी जीडी की आंसर की नहीं आई है ना, मुझे पता ना किसी को पता, क्योंकि जीडी भी बेटा सख्ताई से ले रही है। ऐसा सुनने में आया है, जो बच्चे अपने राज्य के कागज ना बनवाकर किसी दूसरे राज्य के कागज बनवा लेते हैं और वहां चले जाते हैं बेटा भर्ती होने के लिए, वहां से भर्ती देख लेते हैं, उनकी जांच की जा रही है, जिससे जो बच्चे दूसरे राज्य में जाकर भर्ती होना चाहते हैं, दूसरे राज्य के बच्चों में शामिल होना चाहते हैं, उनके ऊपर जांच बैठाई गई है, ताकि ये
जो बेटा वो है ना भ्रष्टाचार, इसको समाप्त करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की मेरिट ज्यादा जाती है तो बालक क्या करता है, उत्तर प्रदेश का बालक किसी रिश्तेदार के यहाँ से कागज बनवा लेता है दूसरे किसी स्टेट से, और वहां जाकर भर्ती देख लेता है, फिर उसको कम मेरिट में नंबर आ जाता है। तो यही चीजों पर जांच कराई जा रही है कि बालक अपने राज्य से ही भर्ती हो। कौन कौन बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। हाँ, कलेबा सर दिन का भोजन होता है। हाँ बेटा, जब किसान जब उनके पति खेत पर चले जाते थे और घटा घोर घनघोर बारिश होने की अवस्था होती थी, तो उस समय प्यारे मेरे बच्चों पत्नी उनके खाना लेकर जाया करती थी, जो बेटा दोपहर के लगभग 12 बज जाते हैं खाने के समय, है ना। बिल्कुल। और बताइए आप किस किस की और टेंशन है बेटा। रनिंग के लिए अभी कोई भी किसी प्रकार की सूचना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बता दूं। और बताओ किसका कोई आंसर। तूल का मतलब होता है किसी चीज को बेटा बहुत ज्यादा, कोई चीज बढ़ना, तूल पकड़, कहते हैं तूल पकड़ रहा है तो मामला बहुत, कोई बात छोटी सी बात बहुत बड़ी होती चली जाती है तो वो तूल पकड़ जाती है। हाँ बताइए और बोलो। रनिंग का बेटा और बोलेंगे बच्चों। बेटा फालतू कमेंट मत लिया करो सर, बेटा आप लोग ही तो कमेंट करते हैं, मैं तो कमेंट नहीं पढ़ूंगा। यदि नहीं पढ़ूंगा तो फिर ये सोचेंगे सर चाहे रिकॉर्डेड क्लास है कमेंट तो एक भी नहीं पढ़ रहे हमारा, ठीक है ना। हाँ, आचार संहिता क्या है सर। आचार संहिता बेटा वो होती है जब चुनाव आयोग इसको लागू करता है, जब आपकी तारीख निर्धारित हो जाती है तो वहां पर 4 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, कोई भी किसी पर प्रेशर नहीं बनाएगा कि आपको हमारी सरकार हमारी पार्टी को वोट देनी है। उसके लिए गवर्नमेंट एक आचार संहिता लगा देती है, और आचार संहिता लग करके हर व्यक्ति अपने अपने कानून की विधि के माध्यम से जीता है। ओत प्रोत क्या होता है। ओत प्रोत कहते हैं ओरे धोरे कोई चीज ना होना, ओत प्रोत, ठीक है। हाँ बोलिए बच्चों। पहले पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न आपको पास करने के लिए करने होंगे। जो बच्चा इस 30 क्वेश्चन को कर देगा वही दूसरा पेपर देगा, वही दूसरे पेपर में जाएगा, ठीक है। ये है बेटा प्रक्रिया, बस बताइए। बोलो बच्चों। बेटा जब एक कोस बराबर 3 किलोमीटर तो 30 बराबर 30, 90 किलोमीटर। ये तो गणित के मास्टर जी समझाएंगे यार तुम्हें, ठीक है। चलो तो आज की क्लास को यहीं विराम देता हूं। प्यारे बच्चों बीच में कमेंट मत किया करो, लास्ट में कमेंट बच जाएगा समय तो मैं जरूर लूंगा, है ना। चलिए तो सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।